दोस्तों ये है पैनामा कनाल, मॉडर्न इंजीनियरिंग का वो वंडर जो अपने यूनिक मेथड के थ्रू हर साल लाखों शिप्स और कार्गो वेसल्स को पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच एक शॉर्टर, सेफर और चीपर ट्रैवलिंग एंड ट्रेड रूट प्रोवाइड करती है। 82 किलोमीटर लंबी ये आर्टिफिशियल कनाल इसीलिए इतनी खास है क्योंकि इसके जरिए मैरीटाइम ट्रैवलर्स ड्रेक पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैजेलन जैसे हजार्डस रूट्स को इजीली बाईपास कर पाते हैं। और साथ ही आज ये कनाल न सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है, बल्कि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे रीजन में मौजूद सबसे क्रूशियल चोक पॉइंट में से एक बनाती है। यही कारण है कि इस्थिमस के पनामा के सीने में मौजूद ये पैसेज आज ग्लोबल मैरीटाइम कॉमर्स का 6% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है और जहां से पनामा सरकार सालाना 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, जो सेंट्रल अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाले इस देश की एंटायर जीडीपी का रफली 7% है। असल में इस कनाल को बिल्ड करने का काम ईयर 1981 में फ्रांस ने शुरू किया था। हालांकि इन्वेस्टमेंट की कमी और प्रोजेक्ट से जुड़ी इमेंस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के चलते फ्रांस ने बीच में ही इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया, जिसके बाद 1904 में इसके यूनिक पैसेज को धरातल पर लाने का जिम्मा अमेरिका ने उठाया और महज 10 सालों के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। ईयर 1914 में कनाल को ऑफिशियली ओपन किया गया और 1977 तक ये कनाल और इसके आसपास मौजूद पूरे पनामा जोन का कंट्रोल यूएस के हाथों में रहा। ईयर 1978 से 1999 के बीच अमेरिका और पैनामेनियन दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर इस कनाल को रन किया। वहीं साल 2000 के बाद से इस कनाल को पैनामा द्वारा अकेले ही कंट्रोल एंड मेंटेन किया जा रहा है। मॉडर्न टाइम्स में ये मैन मेड स्ट्रक्चर ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि जहां 1946 में इस वाटरवे का इस्तेमाल कुछ गिने चुने वेसल्स ही किया करते थे, जिसके जरिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच 20 मिलियन टन कार्गो एनुअली मूव होता था। वहीं आज इस वाटरवेज के जरिए यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका समेत एशिया और अफ्रीका से आने वाली 14,000 से ज्यादा शिप्स अपनी जर्नी को पूरा करते हुए 500 से ज्यादा मिलियन टन कार्गो को एनुअली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पैनामा कनाल सुएज कनाल के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे कंसीडर किया जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ डेकेड से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनाल एक मेजर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिसके चलते इस वाटर बॉडी के थ्रू होने वाले ट्रेड वॉल्यूम में ड्रास्टिक रिडक्शन रजिस्टर किया जा रहा है और जिसके कारण एक एक करके कई कार्गो वेसल्स इस पैसेज का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। दोस्तों रियलिटी ये है कि आज कई सारे नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस के चलते पैनामा कनाल अपने सिग्निफिकेंस को खोता जा रहा है और एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये कनाल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि क्या है वो कारण जो इस सेंचुरी ओल्ड वाटरवे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की ओर पुश कर रहे हैं। क्या है रियलिटी पनामा कनाल की, और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी की जो एनुअल प्राइस हाइक थी उसे लर्नर्स की डिमांड पर एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी भी जो 15 मंथ यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल है एट 24,999 एंड दिस इज द बेस्ट प्राइसिंग यू विल एवर गेट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और एक्सेस सभी बैचेस का इन ऑल दी लैंग्वेजेस अवेलेबल। तो अभी जाइए और इसे अवेल कीजिए एंड गेट द बेस्ट कोर्स फॉर यूपीएससी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। और चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। व्हाई पैनामा इज डाइंग। दोस्तों आज पैनामा कनाल जिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, जहां सबसे पहला फैक्टर हमारी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, नेचर अगेंस्ट पैनामा कनाल। दोस्तों एक कहावत है कि जब विकास धर्म प्रकृति के अनुरूप नहीं होता है तब विनाश की ओर पृथ्वी निरंतर अग्रसर रहती है। यानी जब हम डेवलपमेंट की नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में अर्थ की हेल्थ को भूल जाते हैं तो नेचर हमारा काल बनकर सामने आता है। ऐसा ही कुछ आज पनामा कनाल के साथ भी हो रहा है। दरअसल डेवलपमेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ डेकेड से हम ह्यूमंस कई ऐसे काम कर रहे हैं जिनके चलते ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन एमिशंस की समस्या और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई है और जिसका सीधा असर रेनफॉल पैटर्न्स पर पड़ा है, जिसके चलते कहीं मैसिव फ्लडिंग्स तो कहीं सीवियर ड्रॉट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और ऐसी ही कुछ ड्रॉट लाइक सिचुएशन पनामा कनाल की मौत का कारण भी बन रही है। दरअसल पनामा कनाल एक ऐसा यूनिक कनाल है जिसका सिस्टम अपने खुद के नहीं बल्कि दूसरे सोर्सेज से मिलने वाले वाटर पर हेविली डिपेंड करता है, जैसे पास में मौजूद गतून, अलाहुएला और मिराफ्लोरे जैसी लेक्स या चैग्रेस जैसी रिवर्स।
दोस्तों, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कैसे पैनामा कैनाल से पास होने वाली शिप्स को एक एनक्लोज वाटर एलिवेटर चैम्बर्स के बीच लाया जाता है, जहां चेंबर में वाटर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने से शिप्स लॉक सिस्टम के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रैवल करती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक शिप को एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए पैनामेनियन अथॉरिटीज को करीब 50 से 52 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और हर ट्रांजिट के बाद इसमें से कई गैलन्स ऑफ वाटर ओशन में रिलीज हो जाता है। और दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा कैच नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि ये वाटर बॉडीज जिनसे पैनामा कैनाल सिस्टम में ऑपरेशन के लिए नीडेड वाटर को पोर किया जाता है, वो खुद अपनी वाटर नीड को किसी ग्लेशियर या अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से पूरा नहीं करती, बल्कि इन लेक्स और रिवर्स का वाटर बेड रेनफॉल यानी बारिश से रिचार्ज होता है। अगर रीजन में बारिश अच्छी होती है तो लेक्स और रिवर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके चलते पैनामा कैनाल को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड इमेंस वाटर नीड भी इजीली फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर रीजन में बारिश अच्छी नहीं होती तो इन लेक्स और रिवर्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसका सीधा असर पैनामा कैनाल के ऑपरेटिंग मॉड्यूल पर पड़ता है। पिछले साल जून के महीने में इसी लो वाटर लेवल के चलते पैनामा कैनाल अथॉरिटी को वाटरवे में एंटर करने वाले शिप्स और कार्गोस के नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था, और उस दौरान ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए इम्पोज किया गया था क्योंकि कैनाल में मेन लाइफलाइन मानी जाने वाली गतून लेक में लो रेनफॉल के चलते सप्लाई करने के लिए वाटर की कमी हो गई थी। यही कारण है कि जहां 2022 तक डेली बेसिस पर इस पैसेज से ऑन एन एवरेज 40 शिप्स को पास किया जाता था, वहीं 2023 में नंबर रिड्यूस होकर 32 पर चला गया था। और दोस्तों, अब हर साल कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। इस पूरी सिचुएशन के लिए यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहा है वो है एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन या एनसो। दोस्तों, एनसो एक तरह की एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है जिसके चलते मॉनसून या रेनी सीजन लेट शुरू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। यानी अगर नॉर्मल कंडीशन में किसी रीजन में रेनफॉल 1 जुलाई से शुरू होकर 31 सितंबर तक चलती है, तो एनसो की सिचुएशन में वहाँ रेनफॉल करीब 25 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त को ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब एनसो के चलते किसी रीजन के रेनी सीजन का टेन्योर शॉर्ट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ कम प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल रिसीव होती है। एनसो ही वो बड़ा कारण है जिसके चलते पैनामा कैनाल मेजर वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहा है और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स दो पार्टीज पर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। दोस्तों, इनमें से पहली पार्टी है पैनामा सरकार, जिसके कम वेसल्स के चलते रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं और ये लॉसेज 2024 के लिए ऑलरेडी $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं दूसरी है कार्गो शिप इंडस्ट्री, जिन्हें पैनामा के ऑल्टरनेटिव रूट्स के जरिए कॉस्टलियर रेट से ट्रैवल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल अगर किसी मर्चेंट शिप को पोर्चुगल से गुड्स लेकर पेरू आना है तो पैनामा कैनाल उसे इस जर्नी को पूरा करने का सबसे शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट प्रोवाइड करती है, जहां वो अटलांटिक ओशन से होते हुए पैनामा कैनाल के जरिए महज कुछ ही दिनों में पेरू पहुंच सकती है। लेकिन अगर पैनामा कैनाल वाला रूट ओपन नहीं होता है तो उस शिप को पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हुए ड्रेक पैसेज के थ्रू पेरू पहुंचना पड़ेगा, जो उसकी जर्नी में 8000 से ज्यादा नॉटिकल माइल्स को जोड़ देगा, यानी करीब 18 से 20 दिन की एडिशनल सी जर्नी, जिसका असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ेगा, जो गुड्स के फाइनल प्राइस को भी बढ़ा देगी। लेकिन पैनामेनियन गवर्नमेंट और कार्गो शिप इंडस्ट्री के अलावा यहाँ खुद पैनामा के लोगों को भी कनाल के इस रेनफॉल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के चलते काफ़ी डिफिकल्टीज उठानी पड़ रही हैं। दरअसल दोस्तों, जब भी पैनामा कैनाल में वाटर को पोर करने के लिए लेक से जुड़े गेट्स को ओपन किया जाता है तो सी में मौजूद सॉल्टी वाटर अंदर आकर फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। क्योंकि अब भी पैनामेनियन अथॉरिटीज यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट को इंस्टॉल नहीं कर पाई हैं, इसकी वजह से हर बार गेट ओपन होने के साथ ही लेक्स के फ्रेश वाटर में ओशन के सॉल्टी वाटर का रेशियो और बढ़ जाता है, जिसके चलते इन लेक्स की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है और जिसका सीधा असर पैनामा सिटी और वहाँ रहने वाले 5 लाख लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैनामा कैनाल अथॉरिटी को जल्द से जल्द यहाँ सुएज कैनाल की तरह एक डीसैलिनेशन प्लांट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ताकि फ्रेश वाटर लेक्स को सैलाइन वाटर लेक्स में कन्वर्ट किया जा सके और इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया जा सके। लेकिन दोस्तों, पैनामा कैनाल अथॉरिटीज़ की माने तो यहाँ सुएज कैनाल का फॉर्मूला पैनामा कैनाल में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि सुएज कैनाल एक टोटली डिफरेंट टेरेन में मौजूद है, जहाँ का सी बेड मोस्टली सैंड से बना है। वहीं पैनामा के केस में रॉक से बना सी बेड इस तरह के प्रोजेक्ट को अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज बना देता है। और दोस्तों, यहीं से साफ है कि एनसो जैसा नेचुरल फिनोमेना आज पैनामा के विनाश का कारण बन रहा है। और अगर यहाँ इक्वेशन में आ रहे क्लाइमेट चेंज और रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम्स को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया तो शायद इन फ्यूचर पैनामा कैनाल सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों में नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, पैनामा का ये डाइंग प्रोसेस सिर्फ इन नेचुरल फिनोमेना से ही इंड्यूस नहीं है, बल्कि यहाँ एक और बड़ा फैक्टर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो है
कंपटीशन फ्रॉम अदर रूट्स। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों और कैसे सेंट्रल अमेरिका के हार्टलैंड में मौजूद पैनामा कनाल यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नेशंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस कनाल का सबसे ज़्यादा फायदा जिस कॉन्टिनेंट को होता है वो है साउथ अमेरिका। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद ज़्यादातर देश कई डेकेड से अपने इंटरनेशनल गुड्स एक्सचेंज को इसी पैसेज के सहारे फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन जब से एनवायरमेंटल रीजंस के चलते पैनामा पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के गिद्ध मंडराने लगे हैं, तब से ये देश इस पैसेज के ऑल्टरनेटिव रूट्स को खोजने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। इस रेस में करंटली 4 ऑल्टरनेटिव रूट्स या यूं कहें कि 4 आइडियाज सबसे प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, जिन्हें नियर फ्यूचर में पैनामा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। दोस्तों, इनमें से सबसे पहले रूट का नाम है द बाई ओशनिक कॉरिडोर। बाई ओशनिक कॉरिडोर एक रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहां नंबर ऑफ हाईवेज और ब्रिजेस के जरिए पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ दिया जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के करीब डेवलप किए जा रहे इस कॉरिडोर में अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, चिली और पेरू जैसे इंपॉर्टेंट लैटिन अमेरिकन देश शामिल हैं, जो इस बाई ओशनिक कॉरिडोर के जरिए साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं। आइडिया ये है कि यूरोप से निकला कोई भी कार्गो वेसल जिसे चिले या पेरू आना है, उसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पूरे ईस्टर्न कोस्ट से ट्रैवल ना करना पड़े, बल्कि एक सिस्टम बनाया जाए जिससे इन वेसल्स की सी जर्नी को पैनामा कैनाल के थ्रू लगने वाले टोटल टाइम में ही कंप्लीट कर लिया जाए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बाई ओशनिक कॉरिडोर की शुरुआत 2015 में की गई थी, जहां रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद कंट्रीज को सीधा ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद कंट्रीज के साथ जोड़ना तय हुआ था। ऐसा करने से चिले वाले कार्गो को साउथ अमेरिका के सदर्न मोस्ट टिप के हजार्डस रूट को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और वो अपना कार्गो ब्राजील, उरुग्वे या अर्जेंटीना जैसे देशों के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स पर डंप कर देंगे, जिसके बाद यहाँ से रेल और रोड नेटवर्क के थ्रू इन गुड्स को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद देशों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज और अमेज़न फॉरेस्ट के चलते ये कंट्रीज अपने शोर्स पर मौजूद पोर्ट्स को अपनी सिटी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और ऐसे में इस रोड कम रेल नेटवर्क के इंटरलिंक से एक ऐसे रोबस्ट सिस्टम का जन्म होगा जो डेवलपिंग से डेवलप्ड होती इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीफोल्ड मैनर में इंक्रीज कर देगा। और लॉन्गर रन में ये कंट्रीज जो अपने ट्रेड नीड्स के लिए पैनामा पर हैवीली डिपेंडेंट थी, उन्हें फ्यूचर के लिए इस डाइंग कनाल का अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। बाई ओशनिक कॉरिडोर का डेवलपमेंट अब पनामा के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक सिग्निफिकेंट कारण बन रहा है। और इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए ना इकोनॉमिकली और ना ही प्रैक्टिकली ज्यादा टफ नजर आता है। और ऐसे में वो इन्वेस्टर्स जो पहले पनामा कनाल को नियर फ्यूचर में अपग्रेड करना भी चाहते थे, वो अब वहां इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना में मौजूद लिथियम ट्रायंगल रीजन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को बाई ओशनिक कॉरिडोर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और दरअसल चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना वो 3 देश हैं जिनके पास दुनिया का आधा से भी ज्यादा लिथियम रिजर्व्स हैं। और लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे की कंपोनेंट बना हुआ है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से नियर फ्यूचर में उन्हें यूएस, यूरोप या एशिया में जाने वाले लिथियम को भेजने के लिए पैनामा कनाल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और वो एक मच ईजी रूट के थ्रू अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बाई ओशनिक कॉरिडोर की ही तरह यहाँ पैनामा का दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन बनकर उभर रहा है कोलंबियाज इंटर ओशनिक ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के थ्रू कोलंबियन गवर्नमेंट पैसिफिक ओशन को सीधे कैरिबियन सी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि पैनामा कनाल को नियर फ्यूचर में इजीली बाईपास किया जा सके। दोस्तों, इसके लिए कोलंबियन सरकार 200 किलोमीटर लॉन्ग एक रेलवे नेटवर्क को तैयार कर रही है, ताकि कोलंबिया के वेस्ट कोस्ट पर पैसिफिक ओशन के करीब मौजूद पोर्ट को सीधा कोलंबिया के ईस्टर्न कोस्ट पर कैरिबियन सी में मौजूद पोर्ट से जोड़ा जा सके। यहाँ सरकार रेलवे नेटवर्क का सहारा इसलिए ले रही है क्योंकि ट्रेन की मदद से वो ना सिर्फ बल्क में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएगी, बल्कि ट्रेन का इस्तेमाल इस काम की कॉस्ट को पैनामा कैनाल से ट्रैवल करने के मुकाबले काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी बनाए रखेगा, जिससे लॉन्ग रन में ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबली ग्रो करेगा। इसी तरह यहाँ तीसरा प्रोजेक्ट पैनामा की ही तरह सेंट्रल अमेरिका में मौजूद निकरागुआ जैसे देश ने प्रपोज किया है, जो वैसे तो इन्वेस्टमेंट की कमी के चलते एक फेल वेंचर साबित हो चुका है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट रीफ्लो होते ही ये प्रोजेक्ट भी पैनामा कनाल को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, साल 2012 में प्रपोज किए गए इस प्रोजेक्ट के जरिए निकरागुअन गवर्नमेंट बिल्कुल पैनामा की ही तरह पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने लेक निकरागुआ का सहारा लिया था। इसी काम को अंजाम देने के लिए 2013 में निकरागुअन गवर्नमेंट ने एक स्टेट ओन्ड निकरागुआ कनाल अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया था, जिसके बाद कनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए बिडिंग शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन वर्क की इस बिड को वांग जिंग नाम के एक चाइनीज बिलियनर ने जीता, जिसके बाद ये कहा गया था कि वांग जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए $50 बिलियन
की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हालांकि कई इन्वायरमेंटल इश्यूज और फाइनेंशियल स्ट्रिंग्स के चलते ये प्रोजेक्ट बीच में ही स्टक हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी कई इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और नियर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट फंड के इन्फ्यूज होते ही दोबारा शुरू हो सकता है, जो पनामा के एग्जिस्टेंस पर सीधा खतरा है, क्योंकि इसका ऑपरेशन मॉड्यूल काफी हद तक पनामा की तरह ही है। और दोस्तों यहाँ चौथा और आखिरी रूट है मेक्सिको का इंटर ओशनिक कॉरिडोर एंड द इस्थमस। दोस्तों जिस तरह पैनामा कनाल इस्थमस ऑफ पनामा के बीच में लोकेटेड है, वैसे ही मेक्सिको का ये प्लान इस्थमस ऑफ टेहुआंटेपेक से होकर गुजरेगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस्थमस क्या होता है। तो दोस्तों इस्थमस से एक ऐसे पीस ऑफ लैंड को कहा जाता है जिसकी ईच साइड पर कोई वाटर बॉडी मौजूद हो। और दोस्तों जिस तरह कभी अमेरिका ने इस्थमस ऑफ पनामा के बीच में पनामा कनाल का फाउंडेशन रखा था, वैसा ही कुछ अब मेक्सिको भी अपने इस्थमस ऑफ टेहुआंटेपेक के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। इस इस्थमस के दो नियरेस्ट पॉइंट करीब 192 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद हैं, जो करीब करीब सुएज कनाल के जितना ही है। इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी मेक्सिको ने ईयर 1907 में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1910 में आए मेक्सिको रेवोल्यूशन के चलते ये देश पूरे केओस में चला गया था और फिर कुछ ही सालों बाद पैनामा कनाल के डेवलपमेंट के चलते मेक्सिको ने अपनी सेंचुरी ओल्ड प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा नहीं देखा। हालांकि 2020 में मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को लाइमलाइट में लेकर आए, जहां उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सीधे सीधे पैनामा का ऑल्टरनेटिव बताया। और दोस्तों ऐसे में ये साफ है कि ये चारों रूट्स नियर फ्यूचर में पैनामा कनाल के मेजर कॉम्पिटिटर बनकर सामने आएंगे, जिसके चलते इस मेजर ट्रेडिंग रूट पर एस्टैब्लिश पैनामा की मोनोपोली खतरे में होगी। ऊपर से एंसो जैसी सिचुएशन से अपने रिड्यूस होते वाटर लेवल को ये कनाल कब तक बचा पाती है, ये अपने आप में पैनामेनियन अथॉरिटीज के लिए चिंता का विषय है। और दोस्तों ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगभग एक सेंचुरी से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ट्रेडिंग एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट रही ये कनाल अब अपने एंड गेम में एंटर कर चुकी है। और दोस्तों अगर यहाँ जल्द ही कुछ टफ डिसीजंस नहीं लिए गए तो शायद पैनामा का नाम एक भूली बिसरी याद बनकर रह जाएगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? पैनामा की करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या ये कनाल इस टफ फेज से फाइट करके बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।